को भी समझ में आ गया है और ऑपोजिशन पार्टीज को भी समझ में आ गया है कि व्यवस्था या माहौल तभी बदलेगा जब लोग सड़कों पर उतरें, और अब सड़क पर उतरने का डर खत्म हो गया है। ये बहुत बड़ी बात हुई है, तो इसलिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टीज भी सड़कों पर उतर रही हैं। बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो पूरा एक एम्पायर ऑफ फियर जो बनाया गया था, एक तरह से एक पूरे डर की जो एक पूरी सत्ता स्थापित की गई थी, उसको तोड़ने में, ये तिलिस्म को तोड़ने में कामयाब रहे हैं वो लोग जो नरेंद्र मोदी से 5 गुना छोटे हैं। स्वागत कर रही हूँ आपका बहुत-बहुत इस खास कार्यक्रम में। भारत एक ऐतिहासिक लम्हे को इस वक्त एक चश्मदीद गवाह की तरह बना हुआ देख रहा है। मैं भी आपके साथ उन लाखों करोड़ों लोगों में से एक हूँ जो इस लम्हे की गवाह बन रही हूँ। आप सोचिए कि कितनी बार ऐसा होता है कि किसी तानाशाह के अहंकार को चोट पहुँचती हो। आज ऐसा लग रहा है कि उन बहुत ही बेशकीमती 2 या 3 लम्हों में से एक हमें मिल रहा है। किसान आंदोलन के बाद ये जवान आंदोलन, नौजवानों के इस आंदोलन ने नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ला दिया है। नरेंद्र मोदी का अहंकार टूट गया है। राजनाथ सिंह का वो वक्तव्य मैं याद दिलाना चाहती हूँ, जब उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, अब इनके यहाँ इस्तीफे होने लगे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि ये इस्तीफा सिर्फ एक शुरुआत है, एक अंत की शुरुआत। अब इस्तीफों की झड़ी लग सकती है। हर तरफ से मांगे आ रही हैं। कैसे देखेंगे हम इस बात को? हमारे साथ इस वक्त जाने माने वकील और साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता और मैं कहूँगी देश की अंतरात्मा की आवाज़ के तौर पर जाने जाने वाले प्रशांत भूषण इस वक्त मौजूद हैं इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए। मुझे मालूम है कि ढेरों लोग आप में से कमेंट सेक्शन में आकर एक मांग कर रहे थे कि प्रशांत भूषण को सुनना चाहते हैं कि वो इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं और आगे क्या होगा इस बारे में। तो जनता की भारी मांग पर प्रशांत भूषण को यहाँ बुलाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। देर शाम का ये समय हो चुका है, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने कहा कि ये मुद्दा नीट का है, उसमें बेरोजगार भी थे, लेकिन जो मैंने और आपने भी देखा होगा वहां वहां ये था कि पूरी एंटी मोदी वेव की तरह हम देख रहे हैं, पूरे में एक लहर चल रही थी और नरेंद्र मोदी को जितने भद्दे खराब शब्दों में, मतलब मेरी जनरेशन और आपकी जनरेशन भी शायद इस बात को अप्रूव नहीं करती है। जेन जी है ये तो किसी की नहीं सुनती, अपने माँ बाप की भी नहीं सुनती। हम उसे भद्दा कह रहे हैं लेकिन उनकी नज़र में वो सही है, बिल्कुल गाली गलौज की भाषा में। नरेंद्र मोदी ने 12 साल में इतनी गालियां कभी नहीं सुनी होंगी, ना किसान आंदोलन में, ना एनटीसीए में। यानी हो ये गया कि नारेबाजी इस तरह की हो रही थी, यकीन जानिए मैंने अपने कैमरे में कैद भी नहीं किया क्योंकि मैं वो दिखा नहीं सकती थी जिस शब्दावली में इन इन नारों को कहा जा रहा था। इसको एक तरफ रखते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि नरेंद्र मोदी के प्रति जो नफरत और हेट्रेड जो देखा गया, जितने अलोकप्रिय वो इस प्लेटफॉर्म पे देखे गए, उनके लिए क्या मायने हैं? राहुल गांधी का इस पूरे प्रोटेस्ट में उतर जाना, इसके क्या मायने हैं राजनीतिक तौर पर? देखिए, ये 12 साल से जो हो रहा है इस देश में कि हर हर स्फीयर में देश में गिरावट आ रही है। अगर हम अगर हम कोई भी इंडेक्स देख लें, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हिंदुस्तान नीचे गिरता चला जा रहा है, करीब करीब सबसे निचले पायदान पर दुनिया में पहुंच गया है। उसी तरह से अगर हम करप्शन इंडेक्स देख लें, उसमें भी नीचे गया है। अगर हम डेमोक्रेसी इंडेक्स देख लें, उसमें भी बहुत नीचे गया है। अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स देख लें, उसमें भी बहुत नीचे गया है। पासपोर्ट इंडेक्स देख लें, उसमें भी बहुत नीचे गया है। मतलब सारे इंडिसेस में हिंदुस्तान जो है नीचे गिरता चला जा रहा है। यहाँ पर हम प्रधानमंत्री डमरू बजाते रहते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए, और दुनिया में हिंदुस्तान पर लोग हंसते हैं, प्रधानमंत्री पर लोग हंसते हैं। ये कैसा प्रधानमंत्री है जो अपनी फॉरेन पॉलिसी को समझता है कि जाकर मेलोनी को टॉफी खिला दें और उस पर ही हा हा खी खी करना और जफ्फी डालकर लोगों को, फॉरेन लीडर्स को एम्बैरस करना, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी हो गई है। और अमेरिका और अमेरिका के सामने तो बिल्कुल नतमस्तक हैं कि कोई भी ट्रेड डील वो चाहें, हम उस पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि ईरान से तेल मत खरीदो, रूस से तेल मत खरीदो, हम वो मानने के लिए तैयार हैं। मतलब हमारे सारे राष्ट्र हित को ताक पर लगाकर हम इनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं। तो इसलिए ये जो गुस्सा है जो यहाँ देखने को मिला युवाओं में, ये पूरा 12 साल का अक्यूमुलेटेड गुस्सा है।
जो अभी तक वो व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, इतना डर का माहौल बना दिया गया था, एकदम से वो गुस्सा फूट कर बाहर निकला है। और इसके मायने ये हैं कि अब जो है पूरा राजनीतिक माहौल बदल गया है। ऑपोजिशन भी यूनाइट हो गया है, क्योंकि ऑपोजिशन भी बहुत मायूस था, उनको लग रहा था हम क्या कर सकते हैं। उनके सारे एमपीज एमएलएज खरीदे जा रहे थे, मतलब जो जीत कर भी आ जाते थे उनको ये लोग खरीद लेते थे। यानी कि सरकार को ये लगने लगा था कि उनको पब्लिक ओपिनियन की जरूरत ही नहीं है। अब तो ये इलेक्शन कमीशन से इलेक्शंस को मैनेज कर सकते हैं, और इलेक्शन नहीं मैनेज हुए तो फिर बाद में पैसे से लोगों को खरीद लेंगे। और जुडिशरी उनके कंट्रोल में आई है, मीडिया उनके कंट्रोल में आई है, इसलिए उनको ये लगने लगा था कि पब्लिक ओपिनियन की हम क्यों परवाह करें। लेकिन इस मूवमेंट ने, ये जो यूथ का मूवमेंट हुआ या कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट हुआ, इसने ये दिखा दिया कि पब्लिक ओपिनियन से कितना फर्क पड़ता है। और ये जितने इंस्टीट्यूशंस में लोग बैठे हैं, चाहे ऊपर के लोग इनके कंट्रोल में हो, लेकिन उसके नीचे के लोग तो पब्लिक ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप पब्लिक ओपिनियन को बिल्कुल इग्नोर करेंगे तो फिर रेवोल्यूशन होते हैं। कई देशों में इतिहास में इस तरह से रेवोल्यूशन हो चुके हैं, जहां पर एक तानाशाह सरकार पब्लिक ओपिनियन को बिल्कुल इग्नोर करती चली जाती है। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और मेरे ख़्याल से जो एक तार बाँधा है आपने, जो ये कड़ियाँ बाँधी हैं कि इलेक्शन आप मैनेज कर रहे हैं और किसी तरह ऑपोज़िशन कुछ अगर एमएलए, एमपीज़ जीत कर ले भी आए, तो वो भी खरीद लिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन को मैनेज कर दिया गया है। जुडिशरी, आप सोचिए, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठियाँ भाँजी जा रही हैं। उसके बाद ज़ख्मी छात्रों की अपील आ रही है। वो कह रहे हैं मेरे पास वीडियो देखने का वक़्त नहीं है, और बाद में इससे इनकार कर देते हैं और कह देते हैं कि मेरे पास तो ऐसी कोई याचिका आई भी नहीं। तो हर तरफ जिस तरह का मैनेजमेंट, एक प्रबंधन है, सब कुछ मैनेज करने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ से इसको पॉलिटिकली कहाँ देखते हैं? क्या ये लोग घर वापस चले जाएँगे? क्योंकि जो और बाकी माँगे हैं, जिसमें 1 करोड़ रुपए देना है हर उस परिवार को, इसके अलावा दिल्ली पुलिस और आरएएफ के लोगों से माफ़ी मंगवाना है। और भी 2-3 तरह की माँगे हैं, 3 माँगे और बाकी हैं। 4 में से 1 मानी गई है कि इस्तीफ़ा हो गया, 3 माँगे और बाकी हैं। तो इसके बाद ये लोग घर चले जाएँगे और मामला खत्म? नहीं, खत्म नहीं होगा, क्योंकि देखिए अब सबको समझ में आ गया है, युवाओं को भी समझ में आ गया है और ऑपोजिशन पार्टीज को भी समझ में आ गया है कि व्यवस्था या माहौल तभी बदलेगा जब लोग सड़कों पर उतरेंगे। और अब सड़क पर उतरने का डर खत्म हो गया है, ये बहुत बड़ी बात हुई है। तो इसलिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टीज भी सड़कों पर उतर रही हैं। तो इसलिए और मुद्दे तो बहुत हैं, जैसे मैंने बोला कि देश में हर चीज में गिरावट आ रही है, हर चीज में गिरावट आ गई है, देश पतन की तरफ चल पड़ा है। तो इसलिए अलग अलग लोग, मजदूर अपने मुद्दे उठाएंगे, किसान अपने मुद्दे उठा रहे हैं, वो भी सड़कों पर उतर चुके हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज अपने मुद्दे उठाएंगी, ये वोट चोरी का या डेमोक्रेसी, एमएलएज एमपीज को खरीदने का, वगैरह वगैरह। और यूथ जो है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह के मुद्दे उठाएंगे। तो लोग अब सड़कों पर उतरेंगे, और जैसे मैंने बोला कि इसी से माहौल बदलता है। और इसी से माहौल, जब एक तानाशाह सरकार पूरे इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर लेती है, तो वो कब्जा तभी छूटता है जब लोग सड़कों पर उतरते हैं, और वो होने लगा है। लोगों ने देख लिया है, उसकी ताकत देख ली है। तो अब वो चलेगा सिलसिला, ये थमने वाला नहीं है। प्रशांत जी, मुझे याद आ रहा है, अभी की बात नहीं है, सिर्फ़ कुछ हफ़्ते पहले की बात, कुछ महीने पहले की बात है, जब आपने लिखा था कि आपको अफ़सोस है अन्ना आंदोलन में भाग लेने का। हालाँकि उनका जो यूपीए का करप्शन है, उससे आप अभी भी सहमत हैं कि हाँ, वो एक करप्ट सरकार थी, और तब आपने कहा था कि लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। मैं आपसे बार-बार ये पूछ रही थी कि अब क्या होना होगा? मुझे लगता है इस बात को कई महीने गुज़र गए, लेकिन वही हुआ है जो आप कह रहे थे कि लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, आप अन्ना आंदोलन का हिस्सा रहे, आपको अच्छी तरह, आपको अफ़सोस हुआ बाद में उस बात का, उसके एक हिस्से का कम से कम। वो आपने ट्वीट भी किया, मुझे इंटरव्यू भी दिया। लेकिन
कम से कम उस आंदोलन ने सरकार बदली। अगर वो करप्ट सरकार थी यूपीए की, उस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी। क्या बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी है? नरेंद्र मोदी को कितना परेशान होना चाहिए? प्रधान का तो इस्तीफा उन्होंने ले लिया, लेकिन प्रधानमंत्री का इस्तीफा यहाँ पर लोग मांग रहे हैं। विपक्ष के लिए क्या ये एक बड़ा मौका है? वो विपक्ष जिसको कि तानाशाही के बूट के नीचे कुचला गया है हर इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल करके। अगर अन्ना आंदोलन से इसको कंपेयर करें तो क्या ऐसा कोई क्षण है ये? देखिए, सरकार तो अहंकार में डूबी हुई है। अभी तो ठीक है, उन्होंने डर के मारे, उनको डर लगा तो उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। लेकिन इस सरकार को अभी दो ही जने चलाते रहे हैं, मोदी और अमित शाह। हो सकता है कि ये जो यूथ आंदोलन हुआ उससे कुछ बदले, हो सकता है कि कुछ और लोग भाजपा में अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दें। अभी तक तो सब डरे हुए थे, ये दो ही लोग थे जो पूरी सरकार को, पूरे सिस्टम को चला रहे थे। इन लोगों का तो नजरिया बिल्कुल फर्क है, अहंकार में भी डूबे हुए हैं, और इनको तो अराजकता और हिंसा वगैरह सूट करती है। ये लोग अराजकता और हिंसा के जीवी हैं, अराजकता और हिंसा के जीवी हैं। तो इसलिए ये तो इतनी जल्दी नहीं सुधरेंगे। लेकिन सवाल ये है कि भाजपा में और इंस्टीट्यूशंस में अब कितनी इंडिपेंडेंस बढ़ेगी, ये देखने की बात है। मुझे उम्मीद है कि इस पूरे सिलसिले के बाद वो सब होना शुरू होगा। भाजपा में भी लोग आवाज़ें अब हमको सुनाई देने लगेंगी कि भाई इन लोगों के विरोध में आवाज़ें, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग तो खैर बोल ही रहे हैं, लेकिन और लोग भी जो आज इनके मंत्रिमंडल में हैं या भाजपा में संसद में हैं, शायद अब थोड़े बहुत बोलना शुरू कर दें। दूसरी बात, जहां तक ऑपोजिशन है, उनको तो बिल्कुल यही लेसन लेना चाहिए कि भाई सड़कों पर उतर के ही बात बनेगी। उनको अपने कैडर्स को मोबिलाइज करना होगा। अभी तो थोड़ा एनर्जाइज हो गए हैं, हो सकता है उनके कैडर्स भी मोबिलाइज हो जाएं, और अगर वो मोबिलाइज कर लेते हैं तब फिर राजनीतिक बदलाव जरूर अवश्य होएगा इस देश में। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए अगर सोशल मीडिया पे जाएं या इसी चैनल पे आप कमेंट सेक्शन देख लीजिए। प्रशांत जी, सीधे तौर पर तमाम लोगों के इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। नितिन गडकरी के इस्तीफे से लेकर के देखिए E20 का पूरा इशू से लेकर न जाने किन किन मुद्दों पर इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर भी। क्योंकि एक बार जब एक तरह से पत्थर हट जाता है और पानी बहना शुरू होता है तो फिर वो रुकता नहीं है। मुझे लगता है ये पहला पत्थर हट गया है, हर तरह की जवाबदेही मांगी जा रही है। मुझे नहीं पता इससे सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं, या होना चाहिए या नहीं, या ऑपोजिशन का काम है, जिनको चुनाव लड़ना है वो जाने। मैं तो एक पत्रकार के तौर पर, नागरिक के तौर पर सिर्फ एक जो जिसे डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, लोकतांत्रिक जवाबदेही आपके और मेरे जैसे लोग वो मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी से। और बहुत खुशी है इस बात की। आपके जैसे लोगों को भी बधाई। सोशल मीडिया के जरिए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, अपने बयान और इंटरव्यूज के जरिए आपने जनता को जागरूक करने का काम किया। ये एक दिन की बात नहीं है, सालों की मेहनत है। इस लम्हे को आप कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा है, जिसमें न सिर्फ एक तानाशाह सरकार को झुकाया गया है, लेकिन एक बहुत बड़ा आंदोलन, युवाओं का आंदोलन पहली बार देश में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ऑर्गेनिक आंदोलन, बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन, बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत ही करेज के साथ ये लोग सारे यूथ जो हैं बाहर निकले, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। और बिल्कुल पीसफुली अपनी मांग रखते रहे, और बिल्कुल इन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स का तो मुद्दा उठाया ही, लेकिन एक सिंगल पॉइंट एजेंडा रखकर सरकार को अपने घुटने पर ला दिया। ये बहुत बड़ी बात है, और बिल्कुल खुलकर सब चीज़ों पर बोलते रहे। अगर आप, मैंने तो खैर जंतर मंतर का ही नज़ारा देखा कि वहाँ पर किस तरह से सारे यूथ जो हैं बिल्कुल खुलकर, छोटे छोटे बच्चे भी खुलकर अपनी बात रख रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सालों बाद
ये जो डर था सरकार का, वो डर निकल गया लोगों के जहन से, और फिर से जो असल लोकतंत्र है उसकी तस्वीर दिखने लगी इन कुछ दिनों में सड़कों पर। बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो पूरा एक एम्पायर ऑफ फियर जो बनाया गया था, एक तरह से एक पूरे डर की जो ये पूरी सत्ता स्थापित की गई थी, उसको तोड़ने में, ये तिलिस्म को तोड़ने में कामयाब रहे हैं वो लोग जो नरेंद्र मोदी से 5 गुना छोटे हैं। जी हाँ, उनके यानी पोते परपोती के बराबर अगर वो शादीशुदा होते, उनके बच्चे होते, तो उनके नाती-पोती के बराबर जो बच्चे हैं, उन बच्चों ने नरेंद्र मोदी को नाकों चने चने चबवा दिया। और मैं अपने आप को एक स्टेक होल्डर की तरह महसूस करती हूँ। 20 जुलाई को खासकर जिस दिन मैं गई थी प्रशांत जी, उस दिन समझिए कि पुलिस की जो लाठियां थीं, सर के ऊपर से गुजरने से लेकर 2 बार वहां मैं गिर गई, मेरे पैर में चोट आई, 3 दिन लगी कम से कम मुझे रिकवर होने में। लेकिन किसी भी चीज़ का अफसोस नहीं है क्योंकि एक आंदोलन का मैं हिस्सा बनी, उसकी चश्मदीद गवाह बनी। अब यहाँ बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं। पहली बात तो डर का साम्राज्य, आप कह रहे हैं पूरा तिलिस्म जो है इसको तोड़ दिया गया। अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ये तो एक इस्तीफा हो गया, एक मंत्री नहीं, दूसरे मंत्री आ जाएंगे, इसमें क्या खास बात है? हाँ, नहीं, इसमें इतनी खास बात नहीं है, लेकिन खास बात यही है कि पहली बार एक जन आंदोलन ने, युवाओं के आंदोलन ने सरकार को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया। और ये, जैसे मैंने बोला कि खास बात ये थी कि इतने सारे युवा इतने बिल्कुल बगैर अपना डर पूरा निकाल कर और बिल्कुल खुलकर बोल रहे थे और बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात हुई है। लेकिन यहाँ से आगे तो देखिए, एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मैंने तो इन लोगों को ये राय दी है कि भाई अब ज़रूरत है कि पूरे देश में पीपल्स पार्लियामेंट या पीपल्स ट्राइब्यूनल्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए, युवाओं को ही ऑर्गेनाइज करने चाहिए, जिसमें कि शिक्षा से जुड़े सारे मुद्दे डिस्कस होने चाहिए। शिक्षा के पूरे सिस्टम में क्या खामियां आ गई हैं कि आप करिकुलम में क्या चेंजेस कर दिए हैं जिससे साइंटिफिक टेम्पर ख़त्म हो रहा है, हिस्ट्री में क्या चेंजेस किए हैं जिससे कि गलत हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, अंधविश्वास कैसे बढ़ाया जा रहा है करिकुलम में चेंजेस से। फिर ये खैर एग्जामिनेशन का सिस्टम वगैरह तो है ही है हमारे सामने कि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज हैं उनका क्या बुरा हाल किया गया है। उसके अलावा आरएसएस के वाइस चांसलर्स बना दिए जा रहे हैं जो कि अंधविश्वास के साथ साथ कम्युनल भी होते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म करना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। देखिए, आज जो यूनिवर्सिटीज़ का प्राइमरी काम होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग को, ओपन डिबेट को इंकरेज करें, फॉस्टर करें। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे अभी कल ही दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी ने आदेश दे दिया कि कोई स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में ना जाएं। उसी तरह से आदेश दे देते हैं कि कोई डिबेट नहीं होगा यूनिवर्सिटी में, हम डिबेट होने ही नहीं देंगे, कोई डिस्कशन होने ही नहीं देंगे कोई सार्वजनिक मुद्दे पर। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। इसमें क्या बदलाव की ज़रूरत है वो सब डिस्कस होना चाहिए, जिसमें कि युवा लोग जो भुक्तभोगी हैं सिस्टम के और कुछ एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स जो एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं, उन लोगों को अपनी अपनी बातें रखनी चाहिए। फिर निचोड़ निकाल कर आगे का रास्ता, एजुकेशनल रिफॉर्म्स में हमको क्या क्या बदलाव करने की ज़रूरत है वो तय होना चाहिए और फिर उस पर एजिटेशन होना चाहिए कि भाई सरकार ये रिफॉर्म्स करे, और नहीं तो उस पर प्रोटेस्ट एजिटेशन होना। बहुत ही अहम सुझाव आपने रखे हैं, लेकिन यहाँ तो आपने पूरे आरएसएस की मैं कहूँगी कमर ही तोड़ दी। सब कुछ तो वो शिक्षा में ही करना चाहते हैं, सारे अपने वाइस चांसलर्स को इंस्टॉल करके अलग-अलग यूनिवर्सिटी में। यहाँ तो देखिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी ले दे के 2-3 जो हैं, वहाँ भी जो है जो मुस्लिम मंच है इनका आरएसएस का, वो आ गए हैं। वो इतने गुलाम हैं,
उनके नाम मुसलमान हैं, लेकिन वो इतने गुलाम हैं कि कोई हिंदू क्या उनका गुलाम बनेगा। जो बीजेपी जिनके हित में काम नहीं करती, उतना ज़्यादा मुस्लिम वाइस चांसलर जितना क्रैक डाउन कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन प्रशांत जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को हम देख रहे हैं, पेपर लीक से ये मामला शुरू हुआ था, लेकिन पेपर लीक पे ये खत्म नहीं होगा। पेपर लीक को अगर ये सुधारने की भी बात करें, मंत्री बदल दिया इन्होंने, जो शिक्षा के सचिव थे वो बदल दिए, लेकिन ये मामला तो बहुत दूर तक जा रहा है। मैंने कम से कम दर्जनों वहाँ लोगों से बातचीत की जिन्होंने कहा बेरोजगार, यानी आप सोचिए ये मेला जो लगा हुआ था, ये पूरा मजमा जो आप देख रहे थे, बेरोजगारों का मजमा था ये। तो युवाओं की समस्या पेपर लीक तो है, लेकिन पेपर लीक से कहीं ज्यादा है। नहीं नहीं, बिल्कुल ज्यादा है। देखिए, शिक्षा की पूरी व्यवस्था में जो सड़न गलन आ गई है, उस पूरी शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा है, लेकिन शिक्षा के आगे ये पूरा रोजगार का मसला है। क्योंकि शिक्षा तो लोग मेनली इसलिए हासिल करना चाहते हैं कि जिससे उनको रोजगार मिले, उसके बाद कोई कारगर रोजगार मिले। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि शिक्षित युवकों को भी कोई रोजगार नहीं मिल रहा है और रोजगार में बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है और जो रोजगार भी मिल रहा है बहुत ही गलत स्तर का रोजगार जो मिल रहा है। जो आज जैसे गिग वर्कर्स, बहुत सारे हमारे एजुकेटेड यूथ जो हैं गिग वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं, वो डिलीवरी बॉयज बन गए हैं और डिलीवरी में 10-12-14 हज़ार रुपए महीना कमाते हैं और बेचारे दिन रात अपनी स्कूटर पर 10 मिनट में डिलीवरी करने के लिए दौड़ते रहते हैं, अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। तो मेरा तो खैर कई सालों से ये सुझाव है कि एम्प्लॉयमेंट पर 4 रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत है। पहले तो एक राइट टू एम्प्लॉयमेंट का कानून बनना चाहिए। 21 साल से 60 साल की उम्र के बीच में हर जने को, हर एडल्ट को एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है। और अगर उसको कम से कम न्यूनतम वेजेस पर भी रोजगार नहीं दिया जा रहा, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। दूसरा, ये जो पब्लिक सेक्टर का अंधाधुंध निजीकरण किया जा रहा है, ये रुकना चाहिए, खासकर मोनोपोली सेक्टर्स में जैसे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज वगैरह। और जहां सोशल सेक्टर, जहां पर सब्सिडीज की ज़रूरत है, हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग वगैरह, यहाँ पर जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है वो रुकना चाहिए। मोनोपोली सेक्टर्स में तो प्राइवेट सेक्टर की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए और सोशल सेक्टर्स में भी जहाँ सब्सिडीज की ज़रूरत है, वहाँ कमांडिंग हाइट्स पब्लिक सेक्टर के पास होनी चाहिए। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन किया जा रहा है नौकरियों का, जिस पर अभी नोएडा में बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ कि सारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पर दी जा रही हैं और कॉन्ट्रैक्टर जो है मिनिमम वेजेस भी कई बार नहीं पे करते, एक्सप्लॉयटेशन हर तरह से करते हैं, बाकी कोई सोशल सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती। तो परमानेंट जॉब्स में भी कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन किया जा रहा है। सरकार भी जो है परमानेंट जॉब टीचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स पर देने लगी है, वो प्रथा बंद होनी चाहिए। और चौथा ये कि जो सरकारी 1 करोड़ सरकारी पद रिक्त पड़े हैं, उनको ईमानदारी से और तुरंत भरा जाना चाहिए। इतने सारे लोग, मतलब 100-100 वैकेंसीज के लिए लाखों लोग लाइन में लगे रहते हैं बेचारे। आपने 1 करोड़ पद रिक्त छोड़े हुए हैं। हर बार उसमें बेईमानी होती है, जब जब भी कोई रिक्रूटमेंट होने लगता है उसमें बेईमानी होती है, फिर वो छोड़ दिया जाता है। तो इसको ठीक करने की बहुत हमारी ज़्यादा ये यंग ज़रूरत जो है। जनरेशन है, जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं, वो भी कहीं न कहीं हमारे शब्दों को सुन रही है, समझ रही है, सड़कों पर आ रही है, सबके बावजूद भी कि इन्फॉर्मेशन की इमरजेंसी लगी हुई है कि कोई सूचना किसी के पास पहुँच ना जाए। हज़ारों करोड़ की जो इंडस्ट्री है वो चल रही है उसके बावजूद भी। प्रशांत जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। आपसे आगे भी हम समझते रहेंगे जिस तरह से ये पूरा आंदोलन अब क्या मोड़ लेता है, किस तरह से आगे बढ़ेगा। आपसे हम जानकारी और आपके आकलन के लिए वापस लौटेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।